जय प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैराथ रेस्ट बैरिस पर और एनएस मैराथ रेस्ट बैरिस ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्री ऐप। साथियों आज की हमारी क्लास है इतिहास। इतिहास मतलब हिस्ट्री। और साथियों आप सभी को पता है कि इतिहास तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री व मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों प्राचीन इतिहास। और ये कहां से कहां तक है साथियों प्राचीन इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर कहां तक है, दिल्ली सल्तनत तक। और दिल्ली सल्तनत से लेकर 1847 तक, वह 1852 क्रांति तक क्या चलता है हमारा फिर मध्यकालीन इतिहास। और 1852 क्रांति के बाद से लेकर आज तक क्या चलता है फिर आधुनिक इतिहास। तो हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। और साथ ही प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। हम्म। उसके बाद वैदिक काल पढ़ लिया था हमने ना। क्या चल रहा है हमारा उत्तर वैदिक काल। आज का हमारा टॉपिक है, यानी यहाँ पे ऊपर से लिख ले साथियों ना। आज का हमारा टॉपिक है साथियों उत्तर वैदिक काल। और ये कब से कब तक था साथियों, ये था हमारा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 700 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, यही है उत्तर वैदिक काल। तो फिर चलिए साथ शुरू करते हैं फिर। पहली हेडलाइन, जो वैदिक काल के बाद ऋग्वैदिक काल के बाद आया वो क्या था फिर उत्तर वैदिक काल। पहले पॉइंट तो ये है, ऋग्वैदिक काल के बाद का जो काल है उसको क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और इसकी सन क्या है 1000 ईस्वी पूर्व से क्या है 600 ईस्वी पूर्व। अब चलता है उत्तर वैदिक काल में तीन ही आश्रम प्रचलित थे। कौन से ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। उत्तर वैदिक काल के अंत होने से पहले उत्तर वैदिक काल के बीच तक सिर्फ क्या तीन ही तीन ही क्या साथियों आश्रम प्रचलित थे। कौन से अब वो भी लिख दो भाई। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचार्य आश्रम, आश्रम भी लिखते रहो साथ में। आश्रम कौमा दूसरा कौन सा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ। ठीक है, बस ये सिर्फ तीन ही थे। बीच तक की बात कर रही है, बीच तक यानी कि ये 600 ब्याह खत्म हुआ, 1000 से कम आप मान के चलो 700 तक मान के चलो, क्योंकि वहां से तारीखें उल्टी चलती है ना साथियों। पहले 1000 आया, फिर 900 आया, फिर 800, फिर 700, फिर 600। और 600 पर आकर क्या हो गया उत्तरवादी काल का समाप्त हो गया। फिर क्या आता हमारा वेद साहित्य।
तो ये उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने से पहले, मतलब थोड़ा सा ऊपर 600 ले लो, और 600 700 ले लो, या फिर 750 ले लो, इतने करीब क्या हुआ। एक और फिर इसमें आश्रम जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? वो संन्यास आश्रम। नहीं, वहां पे लिख लेना। यहाँ पे लिखो उत्तर वैदिक काल के अंत में आकर चौथा, चौथा लगा लो, या फिर अंतिम लगा लो, आश्रम। कौन सा आश्रम था? संन्यास आश्रम। क्या गया? आश्रम जोड़ा गया। ठीक है साथियों, ये कब जोड़ा गया? उत्तरवादी के अंत में आगे, यानी कि 750 या फिर 700 ईस्वी पूर्व के आसपास। अगला चलते हैं। और इसी काल में क्या हुआ था? गोत्र व्यवस्था। ठीक है साथियों, इसी काल में क्या हुई? गोत्र व्यवस्था स्टार्ट हुई, शुरू हुई, या फिर शिलान्यास हुआ, कुछ भी बोल सकते हो ना। और इसका फिर गोत्र व्यवस्था का ये साफ कर साथियों। अब आगे लिखो गोत्र व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद, अथर्व अथर्ववेद, अथर्ववेद है साथियों, अथर्ववेद नहीं, अथर्ववेद। अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था का प्रथम लेखा मिलता साथियों अथर्व वेद में। और इसमें कहीं वो भी आई साथियों, वहां लिखो, ये लिखो, इसी काल में विदुषी भी आई, कुछ विदुषी। विदुषी समझते हो? विद्वान। विद्वान किसको बोला जाता है? मेल को बोला जाता है। और विदुषी क्या है? फीमेल होगी। और इनके नाम क्या है? मैत्रेयी, गार्गी, वाका, कनावी। मैत्रेयी, वाका, कनावी और गार्गी का वर्णन मिलता है। वर्णन क्या मिलता है? ठीक है, और साफ करो साथी।
अब ये ऊपर का रहेगा, ये मिक्स नहीं होगा साथियों। ठीक है। राजा राजसूय है, अश्वमेघ और वाजपेयी ये को क्या करवाते थे, आयोजन करवाते थे। ठीक है, राजा राजसूय यज्ञ ऐसा फिर राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ, वाजपेयी। अश्वमेघ जानते हो गया, अश्वमेघ यज्ञ को दो यज्ञ करवाते थे। पता होगा, लव कुश ने रोका था अश्वमेघ यज्ञ को। हुँ? वो जब कोई यज्ञ करते थे, कोई राजा अपने आप को ज्यादा बलशाली शक्तिशाली अपने साम्राज्य को सार करता था, या फिर चक्रवर्ती बनता था, या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करता था, तो यज्ञ समाप्त होने के बाद वो एक घोड़ा छोड़ता था, और जिस जिस घोड़ा रियासत साम्राज्य राज्य या गांव जहां से भी निकल जाता था साथियों, उस वक्त में जो भी रियासतें थी, या रियासतें कह लो, साम्राज्य कह लो, राज्य कह लो, एरिया कह लो, क्षेत्र कह लो, और जिस एरिया से निकलता था, अगर वहां पे किसी ने भी उस घोड़े को नहीं रोका, तो इसका मतलब ये होता था कि उस राज्य ने, उस क्षेत्र ने उस राज्य की क्या कर ली, जिस राज्य के शासक ने ये घोड़ा छोड़ा है, उस राज्य की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी कि उसका गुलामी स्वीकार कर ली। अगर किसी ने घोड़ा रोका, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता, और जो उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करता, उसकी इसको समझता कि भाई वो बगावत पर उतार हुआ है, या फिर बगावत करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है, फिर उससे लड़ाई की जाती थी। और जैसे ही ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उसके आसपास से निकला, आप सभी को पता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जैसे ही घोड़ा वो वहां से निकला, तो उन्होंने उस घोड़े को रोका, तो फिर बाकी तो आप पता ही है। अगला, अब तो आप समझोगे अश्वमेध यज्ञ क्या था। ये सभी यज्ञ साथियों राजा करवाते थे, राज्य के लिए, वाजपेयी इच्छा के लिए, अश्वमेध अपने साम्राज्य के लिए, आप सभी को पता है, ये मैंने पिछली क्लास में करवाए भी थे। अगला, कुछ राजे हुए हैं जो अपने आप को कुछ उपाधियां देते थे, हम पहले पढ़ेंगे। पूर्व के राजा, राजा ने पूर्व शासक लिखो, पूर्व शासक, पूर्व दिशा लिखो साथियों, पूर्व दिशा शासक अपने आप को क्या कहता था, पूर्व दिशा वाले, सम्राट। और पश्चिम दिशा वाले शासक क्या कहते थे अपने आप को, पश्चिम दिशा वाले। पूर्व वाले हो गया सम्राट, पश्चिम वाले सम्राट, सम्राट, और उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में शासक अपने आप को क्या कहता था, विराट। और दक्षिण दिशा शासक, दक्षिण दिशा शासक क्या कहते थे अपने आप को, भोज। सही निकले ना, नीचे लिख लो थोड़ा सा, जगह अपनी है, पूरा बोर्ड अपना, भोज। अब दिख रहा, दक्षिण दिशा वाले क्या कहते हैं, भोज। ये वाला साफ करो। अगला मध्य क्षेत्र शासक अपने आप को क्या कहते थे, मध्य वाले राजा। ये साथी उनकी उपाधियां थी, आई समझ। जो पूर्व दिशा वाले थे क्या बोलते थे अपने आप को, सम्राट। पश्चिम दिशा वाले सम्राट, ये सम्राट है, ये सम्राट है। और उत्तर दिशा वाले विराट, दक्षिण वाले बोध, और ये मध्य क्षेत्र वाले शासक क्या कहते थे अपने आप को, राजा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। जो इनके राजा महाराजा थे साथियों,
जो प्रशासनिक अधिकारी थे राजा महाराजा के जैसे, वो अपने आप को क्या कहते थे? रत्नीन। मंत्री परिषद लगा लो, राजा की मंत्री परिषद अपने आप को क्या कहती थी? रत्नीन। रत्नीन। रत्नीन कहती थी। क्या कहलाती थी? रत्नीन कहलाती थी। रतन नींद। ऐसे लिख लो रत्नीन, या फिर इसको ऐसे लिख दो, वाह, रत ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ये भी रत्नीन है, ये भी रत्नीन है, एक ही बात होगी। और रॉबिन का देख तो, नेक्स्ट लिखो, जो सबसे पढ़ा पुरोहित, पुरोहित के बाद सेनापति, पुरोहित, सेनापति, दवारिक। नहीं वहां लिखे हैं ना साथी, यहाँ पे फिर जगह कम बचेगी, ताकि बताया जा सके कौन सी पोस्ट किस काम के लिए। पहले तो यहाँ पे लिखो पुरोहित। क्या लिखे इसकी? मंत्री परिषद लिखो। मंत्री परिषद वर्गीकरण, ये लिखो। पहले पे आएगा पुरोहित। अब ठीक है ना? अगला, पुरोहित के बाद क्या साथियों? सेनापति। आप सभी को पता है सेनापति कौन होता है। अब ठीक है, वो साफ साथ पकड़े वाला। नेक्स्ट, अगला इसका, पुरोहित के बाद सेनापति, सेनापति के बाद दो वारिक। यहां से लिखो, दो वारिक। और ये दो वारिक कौन था? वैसे दिखने लग रहा दो वारिक कौन है? जो द्वार पे खड़े रहा है, गेट पे खड़े रहा, उसने बोलते हुए दो वारिक, मतलब द्वार रक्षक। दो वारिक क्या था? द्वार रक्षक। मुख्य अधिकारी और लिख लो साथ में, ताकि आप कंफ्यूजन हो। द्वार रक्षक, मुख्य अधिकारी। बस ये लगा लो कि गेट की चाबी इसके पास थी बस। हाँ। अगला, पहला पुरोहित है, फिर सेनापति है, फिर दो वारिक है। संग्रहिता, संग्रहिता। और ये क्या करता था? संग्रहिता मतलब संग्रह करने वाला, और अपने पास संभाल के रखने वाला। कौन? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट, संग्रहिता के बाद क्या है? बागदूग। बागदूग का मतलब है कर संग्राहक। ठीक है, बागदूग कौन थे? कर संगारक। स्त्री, और इस स्त्री का क्या, स्त्री का क्या काम होता है साथियों? घरेलू कार्य का अध्यक्ष।
नेक्स्ट, स्त्री के बाद गए पाला गाल, पाला गल। और ये कौन था? दूत। लिखो संदेश वाहक, लिखो संदेश वाहक, संदेश वाहक या फिर दूत। आगे सुने, अगला अक्सवाप। और ये क्या करता था साथियों? जुआ निरक्षक। मतलब है कि बस ये देखना, जो जुआ खेल रहे हैं राजे महाराजे, वो ठीक खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। और एक और रह गया, और वो है नेक्स्ट है सूत अथवा बार। सूत अथवा बार। अगला है प्रतिहारी। प्रतिहारी, ये ले लो। ये थे कुछ मुख्य अधिकारी जो अपने क्या थे, रत्नीन थे मंत्री परिषद में, वो थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, अपने आगे खत्म, मंत्री परिषद वर्गीकरण समाप्त। अब आता हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट लाइन क्या होती है इसकी? जो उत्तर वैदिक काल में निचले स्तर का अधिकारी था वो क्या था? ग्रामीण था। सबसे छोटा जो गांव था निचले स्तर का अधिकारी, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण था भाई, या फिर लिखो इसको अधिकृत, मतलब गांव जिसके अंदर में था। आगे सुने, और सबसे बड़ा अपराध क्या था उत्तर वैदिक काल में? ब्राह्मण हत्या। ठीक है, अगला, जो आपने रत्न करें साथियों, इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। आप भूल मत जाना, वो बताना याद नहीं रहा था। रत्नी तो आप समझोगे, मंत्री परिषद देख दो फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट, एक और आ गया
एक बताना भूल गए थे। ये सूत, इसका मतलब होता है साथियों सारथी। सूत का मतलब क्या है? सारथी। अब याद आया। सूत अथवा बार, इसका मतलब क्या था? सारथी। ठीक है, उस टाइम पे याद नहीं आया। और एक काम हो रहा है इसमें, उत्तर वैदिक काल में साथियों, वो हुआ, वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि अर्थव्यवस्था बनी। क्या बनी? कृषि अर्थव्यवस्था। ठीक है, कृषि क्या बनेगी? अर्थव्यवस्था बनेगी। और उस काल के प्रमुख सिक्के क्या थे साथियों? उत्तर वैदिक काल के निष्क, शतमान, निष्क, शतमान और कृष्णल, क्या थे? प्रमुख सिक्के थे, प्रचलित थे। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। याद रखना, का भूल जाओ, उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। पहले क्या था? प्रमुख देवता इंद्र। इंद्र की जगह है अब कौन हुआ? प्रजापति। प्रजापति। और प्रजापति कौन? ब्रह्मा। प्रमुख देवता बन गए। ठीक है, और एक और लिखो, शूद्रों को देवता पूषण थे। कौन थे? पूषण। कब? उत्तरवादी काल में। शूद्रों के देवता कौन थे? पूषण। ठीक है, शूद्रों के देवता पूषण थे। नेक्स्ट, यज्ञों का संपादन कार्य कौन करते थे? ऋत्विज। नेक्स्ट हेडलाइन लिखो, यज्ञों का संपादन कार्य कौन करते थे? ऋत्विज।
और इनके क्या थे आगे, इनके 4 प्रकार थे। कौन से? होत्रा। होता। ये क्या करता हो, ऋचाओं का पाठ करता हो। क्या करता, ऋचाओं का पाठ करता था। अगला, अद्रव्यू। और अद्रव्यू क्या करता था, कर्म कांड का भार वहन करता था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्या है, उद्गाता। और ये क्या करता था, उद्गाता गायन करता था। अगला, अगला साथियों, उद्गाता के बाद ब्रह्मा। और ये क्या करता था, ब्रह्मा क्या करता था, कर्म का दृष्टा। अगला, हर लाइन में लिखो, ऐसे नोट बनाओ, ऐसे नोट बनाओ साथियों, और ये ऐसे करो। ठीक है, अब इसके बारे में लिखो, क्या है ये, जो वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने उत्तराखंड का बद्रीनाथ, बद्री का नाथ बोल, बद्री का बोल दो, बद्री का आश्रम, जिसका वहां आजकल बद्रीनाथ बोलते हैं, उस वक्त में बद्री का आश्रम थी। मैं क्या लिखा, मैं लिखा महाभारत ग्रंथ। आगे समझ में, ये नोट में लिखो। ठीक है, अब एक टॉपिक और रहेगा साथियों, फिर ये हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, उत्तर वैदिक काल। और कल को नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या, वैदिक साहित्य। अब लिखो विवाह, उत्तर वैदिक काल के विवाह। ये कितने साथियों, 8 प्रकार के थे, जिनमें से पहले 4 अच्छे माने जाते हैं और लास्ट के 4 जो होते हैं
बुरे माने जाते हैं। यह है 8 प्रकार के विवाह होते थे दिन में जिसके अंतर्गत 4 विवाह है। कौन से बर्मा देव आर्स मतलब आर्स और प्रजापत्य उत्तम तथा अंतिम कौन से राक्षस गांधर्व राक्षस गांधर्व असुर और प्रसाद क्या थे अनुचित थे गलत थे उत्तम माने जाते थे और 4 विवाह क्या थे ये 8 प्रकार के विवाह थे इसके अंतर्गत पहले 4 विवाह साथी क्या थे अच्छे माने गए कौन से ब्रह्मा विवाह दैव आस प्रजापत्य और जो अंतिम के विवाह थे राक्षस गांधर्व असुर प्रसाद वो क्या मानने गए इनको अनुचित मांगा अंतिम 4 विवाह को इनको अनुचित माना गया है अनुचित व अनुचित या फिर गलत माना गया है ठीक है अब पहला विवाह देखते हैं साथियों जो पहला विवाह था जो 4 विवाह जो अंतिम उत्तम मान्य गया पहला विवाह क्या था ब्रह्मा पहला क्या है ब्रह्मा ब्रह्मा विवाह है इसके अंतर्गत क्या था ब्रह्मा विवाह के अंतर्गत जैसे अगली शादी होती है इसमें अंतर्गत क्या होता है जो लड़की वाले अपनी लड़की को दुल्हन बनाते हैं सजाते हैं श्रृंगारते हैं संवारते हैं अच्छे कपड़े पहनाते हैं हाथों मेहंदी लगाई जाती है चूड़ियां डाली जाती है मानते हो गए गहने से डाले जाते हैं उसको और फिर वो जो उसका हस्बैंड है जो वर है दूल्हा वो क्या करता है फिर उसकी मांग में सिंदूर डालता है और इसको विवाह को क्या माना गया उत्तम विवाह इसमें दुल्हन को माता पिता द्वारा संवारना अच्छे कपड़े आभूषण सहित इसमें दुल्हन को माता पिता द्वारा संवारना अच्छे कपड़े पहनाना आभूषण सहित क्या होता है दूल्हे को सौंपते हैं वर पक्ष या फिर क्या दुल्हा को सौंपते हैं और क्या है यह है
विवाह तरफ से माना गया है। ठीक है, ये वाह क्या है, हेडलाइन है इसकी साथ ये, इसको मानना गया ब्रह्म विवाह को। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा विवाह। दूसरा विवाह दैव विवाह है। इसमें क्या था, जो ऋषि शादी करवाता था, उसको साथ ही क्या होता था, दुल्हन को सौंप दिया जाता था। ठीक है, सात दिन साथी यज्ञ लिखो यहाँ पे, जो ऋषि यज्ञ ये क्या हो रहा है, मार्कर क्यों चल रहा है। अब चले, पता नहीं क्या होगा था यहाँ पे। ठीक है साथियों, जो ऋषि यज्ञ करवाता था उसके साथ में दुल्हन को क्या था, सौंप दिया जाता है और उसके साथ भेज दिया जाता है, समझो उसका क्या हो गया, दैव विवाह हो गया। अगला, अगला हमारा आर्ष विवाह। कौन सा विवाह है, आर्ष विवाह। और इस विवाह में क्या होता था, इस विवाह में कन्या के साथ गायें भी दुल्हा पक्ष या फिर वर को क्या करते थे, देते थे। आगे बात में क्या करते थे, इस विवाह में कन्या के साथ साथ दो गायें, गाय गायें भी दूल्हा पक्ष या वर को क्या करते थे, दी जाती थी। ये बात साफ करूं, अगला नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, प्रजापत्य विवाह है।
और इस विवाह में क्या होता है साथियों, प्रजापत्य विवाह में इसमें दूल्हा पक्ष या फिर वर बोल दो कन्या को सौंपने के लिए उसके माता पिता से क्या करता है, विनती या फिर आग्रह करता था। जैसे कई बार आप ये कर लिया यार, वो लड़की आपने ज्यादा पसंद है तो आप अपने घर क्या भेज दिया, उसके घर क्या क्या गए कि भेज दो आप हमारी वाह आया, आप समझ गए, मैं मर जाऊंगा, मैं यूं कर लूंगा, ये कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। बोर्ड को क्या हुआ यार, सामने कर रहा है। नंबर 5, राक्षस विवाह। जो पहले 4 थे साथियों उत्तम माने गए हैं, नोट में लिखो। प्रथम 4 कौन से, ब्रह्मा, आर्स और ये प्रजापत्य हो गया, एक और रह गया कौन सा, देव। ठीक है, नेक्स्ट। पहले लिखो राक्षस विवाह। और इस विवाह में क्या होता था, राक्षस विवाह में दुल्हा या फिर वर पक्ष क्या करता था, सोई हुई कन्या वर पक्ष क्या करता था साथियों, सोई हुई कन्या का अपहरण, मतलब किडनैप, अगवा कर लेता था और फिर शादी करता था। ठीक है, अगली अपनी नंबर 6 वहां लिखेंगे साथी यहाँ जगह का। अगला साथी हमारा नंबर 6 गांधर्व विवाह। और इसमें गांधर्व विवाह में क्या आएगा, इसमें लड़का लड़की एक दूसरे को
पसंद करते थे। मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते थे। मन ही मन में पति पत्नी मान लेते थे। निशानी में चैन, अंगूठी, कड़ा, छल्ला, लॉकेट। चैन, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, लॉकेट देते थे। आगे समझ में गांधर भाई, इसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे। मन ही मन में पति पत्नी मान लेते थे। निशानी में चैन, अंगूठी, कड़ा, छल्ला, लॉकेट देते थे। एक दूसरे की सहमति से क्या कर लेते, विवाह कर लेते थे। समझ गए? कर लेते थे। आगे समझ साथियों, ये है गांधर्व विवाह। इसमें लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, जैसे आजकल कर रहे हैं। मन ही मन में पति पत्नी मान लेते थे। निशानी में एक दूसरे को चैन, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, लॉकेट देते थे। एक दूसरे को पति पत्नी मानकर आपस में सहमति से क्या कर लेते थे, शादी कर लेते, विवाह कर लेते थे। इसको उस वक्त का साथियों लव मैरिज बोल सकते हो आप, रिलेशनशिप बोल सकते हो। ये तो आजकल चला हुआ है ना, रिलेशनशिप में आ रहा है, वो उसको पति मान रहा है, वो उसकी पत्नी मान रही है, ये कर रहे हैं, वो उसके लिए व्रत रख रही है, करवा चौथ का व्रत रख रही है और उसके लिए मंगलसूत्र खरीद रहा है, साड़ियां दिलवा रहा है, उसको शॉपिंग करवा रहा है, रिलेशनशिप में आ रहा है। समझोगे? ये उस वक्त का रिलेशनशिप था साथियों। अगर आज का वक्त देखें तो हम लव मैरिज बोलो उसको, गांधर्व विवाह बोलो, रिलेशनशिप बोलो, लेकिन उस वक्त इसका क्या नाम था, गांधर्व विवाह। आगे समझ में? चलिए अगला साथी हमारा लव मैरिज गांधर्व, गांधर्व विवाह। नेक्स्ट साथी हमारा नंबर 7, असुर विवाह। असुर विवाह है। इस विवाह में क्या था, इस विवाह में वर या वधु शुल्क दिया जाता था, और यह क्रय विवाह था। इसमें वर या वधु शुल्क मतलब टैक्स लिया जाता था, लिया या दिया जाता था। इसको क्या बोलते हैं, क्रय विवाह है। क्रय विक्रय विवाह है, बोलना जाता। हाँ। नेक्स्ट था हमारा 8वां एंड लास्ट, पैसा विवाह है। इसमें क्या था,
कोई सोई हुई कन्या का संभोग यौन क्रिया करके या फिर बलात्कार करके नोट में लिखो अंतिम चार। ये तो खत्म हो गया साथियों। साथ विवाह क्या था? कोई सोई हुई कन्या का संभोग या फिर यौन क्रिया या फिर बलात्कार करके उसके साथ क्या कर लेता? विवाह कर लेता था। तो क्या होता था? उसे क्या माना गया? साथ विवाह माना गया। अंतिम चार विवाह कौन से कौन से? गांधर्व, गांधर्व, आसुर के साथ, और एक और आएगा कौन सा? राक्षस। निम्न या गलत, अनुचित। ठीक है। आज की क्लास आती हमारी क्या होगी? यहाँ पे समाप्त होगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्लास आज आपको पसंद आई होगी। आज हमने पढ़ा इतिहास, हिस्ट्री क्लास, और कौन सा पार्ट? प्राचीन इतिहास। उसका टॉपिक मैंने पढ़ा उत्तरवैदिक काल। उससे पहले पिछली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? वैदिक काल। वैदिक काल था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर आज हमने पढ़ा उत्तरवैदिक काल जो था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। पहले मैंने पढ़ा इसमें उत्तरवैदिक काल में कि भाई जो चार आश्रम थे। फिर हमने पढ़ा गोत्र व्यवस्था। फिर हमने पढ़ा विदुषी। फिर हमने पढ़ा यज्ञ। फिर ये पढ़ा हमने राजा महाराजा अपने आप को क्या कहते थे। फिर हमने पढ़ा जो उसके मंत्री परिषद थे वो क्या कौन से थे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा सिक्के, निष्क, शतमान। फिर ये पढ़ा इंद्र के स्थान पर प्रजापति आए। फिर हमने पढ़ा जो शूद्रों देवता पूषण थे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा साथियों ये यज्ञ का संपादन करने वाले ऋत्विक, होत्रा, अद्रव्यू और ब्रह्मा। और एक नोट में हमने लिखा जो महाभारत की रचना उत्तराखंड के बद्री आश्रम में महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित की गई। फिर हमने लास्ट में पढ़ा साथियों शादी या विवाह के, उत्तरवैदिक कालीन के विवाह जो तो 8 प्रकार के हैं। जो पहले 4 हैं वो अच्छे माने गए, जो लास्ट के 4 है वो निम्न कोटि के माने गए, गलत माने गए, उनकी निंदा की गई। तो पहले 4 थे उनमें से ब्रह्मा विवाह, इसमें माता पिता अपनी कन्या को, लड़की को, दुल्हन को सजा के गहनों से करके सुतरे नड़ा धुला के संवार के उसको क्या करते थे? शादी करवा के दुल्हन दुल्हे को या फिर वर पक्ष को सौंप देता था। फिर हमने पढ़ा साथियों दाय विवाह। दाय विवाह इसमें क्या होता था? इसमें जो ऋषि थे यज्ञ करवाते थे उनके साथ में क्या कर दिया जाता था? कन्या को भेज दिया जाता था कि भाई आज से तुम्हारा यही दूल्हा, यही तुम्हारा रखरखाव करने वाला, यही तुम्हारा रक्षक है। फिर हमने पढ़ा आर्ष विवाह। इसमें क्या होता था? कन्या का जो विवाह होता था ना जिस भी दूल्हे के साथ, उसको क्या किया जाता था? 2 गाय दान में दी जाती थी। फिर हमने पढ़ा प्रजापत्य विवाह। और इसमें क्या था? जो अपना दूल्हा पक्ष है, वर पक्ष है, वो अपने दुल्हन को पाने के लिए या फिर क्या करता था? उनके माता पिता से आग्रह करता था, विनती करता था, गिड़गिड़ाना करता था, पैर पकड़ेगा जो कर कल आप किसी से प्यार कर लिया तो आप उससे शादी खातर अपने उनके घर रिश्ते में जहाँ एडे खावा ये कर लियो, नू कर लियो, मैं नफसाट लियो, मर दूंगा। उस वक्त में ये सब प्रथा प्रचलित थी, ये था। फिर जो आप ये तो 4 थे तो उत्तम मानने गए, जो लास्ट के 4 आते हैं जो निम्न कोटि गंदे मानने गए, जिनकी तुलना नहीं किसी से भी हो सकती, यानी कि वो जो
उस वक्त में बस ये समझ लो कि रफा दफा कर रहे, देख कर राजी बंदे भाई ब्याह मानना पसंद होगी, उन्होंने कहा मानना बंदे ब्याह पसंद हो काम था। तो उसमें आता है, पहला आता है राक्षस विवाह। इसमें क्या करता था, किसी लड़की का अपहरण कर लेते थे, फिर उसके साथ शादी कर लेते थे, राक्षस विवाह। फिर आता है हमारा गांधर्व विवाह, लव मैरिज रिलेशनशिप, एक दूसरे को पति पति मान लेते थे, छल्ला लोकेट ब्रेसलेट अंगूठी चैन बीज कड़ा ये क्या करते थे, आपस में शेयर कर लेते थे और एक दूसरे के सामने क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा असुर विवाह, जो क्या है ये लिखा हुआ। इसमें क्या होता था, वधु आसर, ये असुर विवाह इसमें था साथियों, दुल्हा और दुल्हन को क्या किया था, टैक्स देना पड़ता था, खरीदा बेचा जाता था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, क्रय और विक्रय वाली शादी। और लास्ट में पढ़ा साथियों फिर शादी हुआ है। इसमें क्या करता था, कोई सोई हुई कन्या के साथ क्या करता था, शारीरिक संबंध बना लेता, जिसमें संबंध बना लेता था, और फिर उसके साथ या बलात्कार कर लेता, फिर उसके साथ में क्या करता था, जबरदस्ती शादी कर लेता था। और ऐसे जो लास्ट के 4 विवाह क्या माने गए, अति निम्न कोटि के माने गए। तो ये तो साथी आपकी हमारी क्लास उत्तरवादी काल की, उम्मीद करता हूँ साथी आज आपको पसंद आई होगी। साथी आप सभी को पता है मैं मिशन चला रखा है कि मैं हर एक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाऊं, उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या चलाया, एनएस मेहरा ग्रुप बनाया है। इसके अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब, और लास्ट में क्या है, थ्रीड, और एक और क्या है, स्नैपचैट। ठीक है साथियों, आप साथी जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो वहां पे सर्च करना अनस मेरा 8342, वहां पर हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी क्लास देख सकते हैं। और जो लिंक है, जो यूट्यूब का लिंक है, इनके सभी के बायो में डाला गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और हमसे जुड़ सकते साथियों, हमारा तो एक मिशन है कि प्रत्येक साथी निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, उसको पूरा करने के लिए हमने बनाया है एनएस मेरा 8342 ग्रुप, और इन सभी को सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म को इस ग्रुप के अंतर्गत जोड़ा है। और जिसका लोगो उड़ता हुआ बाज है, पाँव में सांप है साथी, और नीचे लिखा हुआ है एनएस मेरा 8342। उम्मीद करता हूँ साथियों जो अपना मिशन है वो आप तक पहुंचा होगा, निःशुल्क शिक्षा पहुंची होगी, और अच्छा कॉन्टेंट दिया होगा, क्लास भी अच्छी लगी होगी साथियों, बहुत मेहनत की है, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो फिर साथियों मैं अभी अपने शब्दों को विराम देता हूँ, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय करेंगे क्लास को। तो फिर साथियों चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर, और तब तक आपको जय हिंद।